तो क्लास 4 का हम लोग जो है हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया था और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं फॉर ग्रांटेड रिजल्ट। तो सबसे पहले हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर जो है विचार करना है। जो जो स्टेटमेंट है उन पे क्या करना है हम लोगों को विचार करना है। स्टेटमेंट क्या है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीवों की संरचना जो है प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण हम किसे कहते हैं हमने जो है थ्योरी सेक्शन में बता रखा है। तो देखिए, जीवों की संरचना के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, पोषण के आधार पर, गुण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है। ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हें जो है वर्गीकी के जनक कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि वर्गीकी के जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। हमने थ्योरी सेक्शन में पढ़ रखा है। वर्गीकी के जनक सबसे पहले वर्गीकी को किसने किया था? तो वर्गीकरण सबसे पहले लिनियस ने किया था। तो वर्गीकी के जनक इन्हें ही लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसकी है? तो हम सभी जानते हैं कि सिस्टेमा नेचुरे जो पुस्तक है वो लिनियस की ही सिस्टेमा नेचर जो है पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई क्या होती है? तो देखिए, जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई, या हम उसे सबसे छोटी इकाई भी कहते हैं, या आधारीय इकाई भी कहते हैं। तो सबसे छोटा इकाई होता है स्पीसीज होता है। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में जो है कवर कर रखा है। नेक्स्ट हमारा है स्पीसीज जाति है क्या? आखिर स्पीसीज जाति क्या है? फाइलम के नीचे की जाति होती है, फाइलम के नीचे होती है, समान जीनस की वर्गीकरण विभाजन होता है। तो देखिए, स्पीसीज जो जाति होती है वो अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या है स्पीसीज जाति। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि द्विपद नामकरण पद्धति जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यानी जो द्विपद नामकरण पद्धति है सबसे पहले जो है किसने शुरू किया था? तो कैरोलस लिनियस ने शुरू किया था। नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा जो है किया गया था? तो देखिए, सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? लिनियस ने किया था, ठीक है। और 5 जगत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो 5 जगत जो है वर्गीकरण आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्रोक्रिएटर को क्या किस में रखा गया था? तो व्हिटकर साहब ने जब 5 जगत वर्गीकरण किया था तो उसमें प्रोक्रिएटर को रखा गया था। तो मोनेरा में प्रोक्रिएटर को रखा था इन्होंने। तो मोनेरा को किसने रखा था? मोनेरा को जो है प्रोक्रिएटर को जो भी प्रोक्रिएटिव कोशिका थी उनको मोनेरा में इन्होंने रखा था। नेक्स्ट हमारा है द्विपद नाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करते हैं। तो जो द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द है वो क्या सूचित करती है? एक तो स्पीसीज सूचित करता है और दूसरा क्या करता है? जीनस, ठीक है। 2 शब्द से बनता है द्विपद नाम पद्धति में जो 2 नाम दिया गया था। तो उसमें जो था एक पहला जो था स्पीसीज और दूसरा जो था जीनस को डिनोट करता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या है कि द्विनाम पत्ती का अभिप्राय, मतलब द्विनाम पत्ती का मतलब है पौधे के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो क्या बताते हैं? तो देखिए, द्विनाम पत्ती में क्या बताते थे? तो द्विनाम पत्ती में बताता था पहला नाम वंश और दूसरा क्या बताता था? जाति बताता था। यानी पहला जो था वो और वंश को जो था कैपिटल लेटर में लिखा जाता था। तो वंश और जाति बताता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर की वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? यानी वर्गीकरण के प्राकृतिक सिस्टम जो है किस वनस्पति वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था? तो स्वीडिश वैज्ञानिक ने जो है प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता था? जो पौधे के नाम देने वाला विज्ञान है वो वर्गीकी कहलाता है। पौधे के नाम देने वाला विज्ञान को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है? तो बताना है कि हमने अभी देखा प्रोक्रिएटिव को किस में रखा गया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव जो है शामिल है? तो
दो जगत में, यानी 5 जगत में कुल 2 जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। यानी जो 5 जगत दिया गया था विटकर साहब के द्वारा, तो उसमें मात्र 2 ऐसे जगत है जिसमें एक कोशिकीय जीव ही शामिल है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न कि स्पीसीज जो है प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। स्पीसीज जो प्लेटेरम है वो पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो कैरलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट हमारा है कि मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है। तो देखिए मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है, तो याद रखना है कि ये स्वपोषण तथा विषम पोषी होता है। तो मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है, स्वपोषी तथा विषम पोषी होता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं। तो देखिए प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव कहलाते हैं वो कीमो ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा भी रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानना है, इनमें से कौन सा क्रम जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, किंगडम बिल्कुल नहीं, स्पीसीज के बाद जीनस आता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर, फिर उसके बाद किंगडम। तो ये सही क्रम हमारा बी ऑप्शन वाला है, स्पीसीज फिर जीनस फिर उसके बाद ऑर्डर फिर उसके बाद किंगडम। नेक्स्ट हमारा है कि किस टेक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकते हैं, यानी किस टेक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में लाया जा सकते हैं, तो है टैक्सॉन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्रिएटिक जीव है। इनमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है प्रोक्रिएटिक जीव है। तो देखिए मैक्रोफाइट्स, यूलोथ्रिक्स या इनमें से सभी या बैक्टीरिया। तो देखिए इनमें से मात्र बैक्टीरिया जो है प्रोक्रिएटिक जीव है, बैक्टीरिया जो है प्रोक्रिएटिक जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं। तो बताना है कि किस वर्गीकीय अनुक्रम के जीव जो है आपस में अंतर प्रजनन में जो है भाग लेते हैं, तो है स्पीसीज। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। तो हम सबसे हमारा जो पहला कथन क्या है, पहला कथन कह रहा है कि जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। बिल्कुल सही हमारा ये पहला कथन। पहला कथन कहता है क्या, पहला कथन है कि जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर ही विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कृत्रिम पद्धति वर्गीकरण करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड पहला तो हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। सेकंड कह रहा है कि कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज मैन्थन तथा डाल्टन हुकर ने शुरू की थी। तो ये हमारा बिल्कुल गलत इसका उत्तर है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा केवल पहला ही हो जाएगा, ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। यानी कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जो था थियोफ्रेस्टस ने किया था, यहाँ लेकिन लिखा हुआ क्या है जॉन बेंथन तथा डाल्टन हुकर के द्वारा। तो ये हमारा गलत है, थियोफ्रेस्टस के द्वारा जो है कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत की गई थी। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न, सभी जीव बने होते हैं। तो सभी जो जीव बने होते हैं वे किसके बने होते हैं, तो रासायनिक अणुओं के द्वारा, जैव अणुओं के द्वारा और कोशिका के द्वारा ये सभी जीव बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि विटकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है। यानी जो विटकर साहब थे उन्होंने ही तो 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो उनमें से यूकैरियोट्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया था। तो देखिए यूकैरियोट को जो है इनमें से ऑप्शन है कि किस में रखा गया था, सभी 5 किंगडम में रखा गया था या 5 में से 4 किंगडम में रखा गया था। तो 5 में से जो है 4 किंगडम में रखा गया था। 5 उन्होंने किंगडम दिया था जिसमें से 4 में रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था। तो देखिए जेनेरा प्लेंटेरम जो है लिखा था बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। याद रखना है कि जेनेरा प्लेंटेरम किसने लिखा था, बेंथम तथा हुकर ने लिखा था। नेक्स्ट हमारा है कि जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जीवों का वर्गीकरण जब हम क्रोमोसोम के आधार पर करते हैं तो उसे हम साइटोटॉक्सोनॉमी कहते हैं, यानी साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए समान गुणों वाले कुलों को जो है किसमें शामिल किया जाता है, तो याद रखना है कि ऑर्डर में जो है शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत पद्धति किसने दी थी। तो देखिए जीवों के वर्गीकरण के 3 जगत जो पद्धति है वो दिया था हेक्कल साहब ने दिया था। तो जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी,
एक कल ने दी थी। नेक्स्ट हमारा है कि नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है। तो देखिए, नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका जो है इसमें से सबसे बेहतर है। एमोलोबा प्रोटियस, एमोबिया प्रोटियस या एमो, अब देखिए इसमें से बहुत ही कंफ्यूजन है, नाम देखा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है। तो अमीबा जो है, प्रोटियस, तो सभी तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले देखिए कैपिटल में लिखा जाता है और ये जो यहाँ पी है ये स्मॉल में लिखा जाता है, याद रखना है, ठीक है। एमोबिया मतलब अमीबा जो है प्रोटियस लिखा हुआ है, तो प्रोटियस जो यहाँ होता है स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए सेम टाइप कर दिया गया है, तो ये हमारा जो है सी और डी ऑप्शन तो होगा नहीं। तो ए और बी में से अगर यहाँ स्मॉल पी हो जाता है तो ये भी हमारा उत्तर हो जाएगा, तो इसमें से हम ए को सही कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है पी कैपिटल ना होकर स्मॉल में लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान, किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों यानी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स के प्रयोग को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो निम्नलिखित में से किसने जो है वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों, तो भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को जो है लोकप्रिय बनाया था, तो बनाया था पंचानन महेश्वरी ने। पंचानन महेश्वरी ने जो है पंचानन महेश्वरी ने इन्हें वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों यानी एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है। तो देखिए पुष्पी पादप को जो है फेनेरोगेम्स में रखा जाता है। पुष्पी पादप को फेनेरोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अपुष्पी पादप को किस में रखा जाता है। तो देखिए पुष्पी पादप को फेनेरोगेम्स में रखा जाता है और अपुष्पी को क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है। इन सभी के बारे में हमने बता रखा है आपको। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित है। तो देखिए क्रिप्टोगेम्स में जो सम्मिलित है थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सभी जो है क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि फेनोरोगेम्स में शामिल होते हैं कौन कौन से। तो देखिए फेनोरोगेम्स जो होते हैं उसमें शामिल होता है आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी, यानी आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी जो होता है फेनोरोगेम्स में आता है। क्रिप्टोगेम्स में थैलाफाइटा, टेरिडोफाइटा, बैरोफाइटा आते हैं, ठीक है। और पुष्पी पादप जो आते हैं क्रिप्टोगेम्स में रखा जाता है और पुष्पी पादप को फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थैलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाए जाते हैं। तो जो थैलोफाइटा समूह के पादप है उनमें से निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जो है पाए जाते हैं थैलाफाइटा के समूह में। तो देखिए याद रखना है कि पादप शरीर वास्तविक जड़ तथा तना पत्ती में विभाजित नहीं होती। इनका शरीर सुकाय सदृश यानी थैलस कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय हैं तथा नाम स्थलों पर उगते हैं। तो ये सभी तो हमारा सही है, यानी थैलाफाइटा समूह के पादप में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला लक्षण पाया जाता है कि जो इसका पादप शरीर होता है वास्तविक जड़ तना तथा पत्ते में विभाजित नहीं होता है, ये भी हमारा सही है। और थैलाफाइटा समूह के पादप जो होता है सुकाय सदृश कहलाता है, थैलस भी कहलाता है। और इसमें जो है अधिकांश पादप या तो जलीय होते हैं या नम स्थानों पर उगते हैं थैलाफाइटा समूह में। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रजनन करते हैं। तो देखिए थैलोफाइटा समूह के जो पौधे होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में प्रजनन करते हैं, बीजाणु जनन प्रजनन करते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है थैलोफाइटा समूह का पौधा है। तो देखिए कवक, फर्न, मॉस, शैवाल जो होता है ये थैलोफाइटा समूह का पौधा होता है। अभी हमने बताया थैलोफाइटा समूह जो है पौधे कहाँ उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि शैवाल को अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के मतलब शैवाल का अध्ययन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन क्या कह रहा है, कथन हमारा पहला कह रहा है कि शैवाल जो है एक कोशिकीय होता है। बिल्कुल शैवाल जो है एक कोशिकीय होता है और शैवाल बहुकोशिकीय भी होता है, ये भी बिल्कुल सही। एक कोशिकीय के साथ साथ बहुकोशिकीय भी होता है, यानी शैवाल जो है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो शैवाल के जो है विशिष्ट लक्षण इनमें से कौन नहीं है। तो शैवाल का जो है शरीर थैलस के समान होता है। तो इसमें से हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये आपको मालूम होना चाहिए, नहीं के बारे में पूछ रहा है, नहीं। ठीक है, तो इनमें से 3 स्टेटमेंट क्या होंगे हमारे, सही होंगे, और एक स्टेटमेंट हमारा जो क्या होगा, गलत होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है कि शैवाल का जो शरीर होता है वो थैलस के समान होता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। आप देखे होंगे कि हरी होती है शैवाल, ठीक है। लाल शैवाल भी होता है। लाल शैवाल का इस्तेमाल जो है लाल दंत मंजन दो मुंह धोने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। हाँ, अधिकांशतः शैवाल जो होते हैं वो जलीय होते हैं, यानी जलीय के पास ही, जल के पास ही आपको शैवाल देखने को मिलेगा। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इसका हमारा उत्तर डी हो जाएगा, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो इसमें से जो है सही सुमेलित को पता करना है आपको कि इनमें से कौन जो है सही है। तो सबसे पहले क्या है हमारा क्लोरोफाइसी, हरा सवाल, ठीक है। हरा सवाल को क्लोरोफाइसी भी कहा जाता है। भूरा सवाल होता है एक, ठीक है, जिसे फियोफाइसी कहा जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। हरा सवाल को क्लोरोफाई, हरा क्लोरो के कारण, फियो भूरा, और रोडोफाइसी लाल सवाल, ये तीनों हमारा क्या है, सही है। तो याद रखना है, हरा सवाल क्लोरोफाइसी, भूरा सवाल फियोफाइसी, और लाल सवाल रोडोफाइसी। 41 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा शैवाल होता है। हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाला जो सवाल है वो है जुक्लोरेला, ठीक है। जुक्लोरेला जो है हाइड्रा की कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं। बताना है कि बर्फ की सतह पर जो है इनमें से कौन सा सवाल जो है उग सकता है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लेमाइडोमोनास, ये बर्फ के सतह पर जो है उग सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो याद रखना है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारा है शैवालों की विभिन्न जातियों में किस जो है प्रभार का प्रजनन होता है। तो बताइए शैवालों की विभिन्न जातियों में किस जो है प्रभार का प्रजनन जो है होता है। तो याद रखना है कि कायिक का, लैंगिक का या सेलुलोज का, तो सेलुलोज का होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरा सवाल है। तो बताना है कि हरा सवाल इनमें से आपको बताना है। हरा सवाल इनमें से क्लोमाइडोमोनास है, वाल्वॉक्स है, या यूलोथ्रिक्स है। तो इनमें से सभी जो है हरा सवाल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा सवाल नहीं है। इनमें से बताना है कि हरा सवाल नहीं है। तो क्लोरेला, स्पाइरोगारा, लेमनेरिया, तो इनमें से बाकी तो हरा सवाल है, जैसे क्लोरेला भी है, स्पाइरोगारा भी है, कारा भी है। लेमनेरिया जो है हरा सवाल नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक कोशिकीय सवाल का नाम बताना है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम करता है ये सवाल। तो ये सवाल कौन सा है, तो हमने बताया था यूलोथ्रिक्स है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स जो है अंतरिक्ष यात्री जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूरे सवाल। तो हमने भी बताया कि भूरे सवाल क्या होता है, फ्यूकस जो होता है भूरे सवाल होता है, या लेमनेरिया होता है, या सारगस होता है। तो बताते हैं कि देखिए भूरे सवाल की अगर बात करें तो सैरगेसम भी भूरे सवाल होता है, लेमनेरिया भी होता है, और फ्यूकस भी, ये सभी जो है भूरे सवाल होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि सारगामो समुद्र का नाम पड़ा है। तो सारगासो जो है वो समुद्र के नाम पर ही पड़ा था, ये बिल्कुल सही है। सवालों के कारण जो है, यानी समुद्र, सारगासो समुद्र में जो क्या है ना कि उसमें ज़्यादा सवाल पाया जाता है, तो उसी के नाम पर जो है पड़ा था समुद्र का नाम सारगासो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। तो देखिए आयोडीन हम जिस सवाल से प्राप्त करते हैं वो है लेमनोरिया, ठीक है। लेमनोरिया जो है इसी से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि केल्प जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, केल्प। तो याद रखना है कि केल्प जो प्राप्त होता है वो समुद्री शैवाल से केल्प जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है 52 नंबर कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के सवालों को समुद्री घास भी कहा जाता है। तो देखिए समुद्री घास जो है किस वर्ग के सवालों को हम कहते हैं। तो फियोफाइसी वर्ग के सवालों को हम समुद्री घास भी कहते हैं। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 53 नंबर है कि खून की जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेटेड सल्फेट किस सवाल से प्राप्त किया जाता है। ये क्या करता है कि एक यौगिक है जिसका नाम है सोडियम
लेमिनेरिड सल्फेट। तो ये जो यौगिक है हम किस शैवाल से प्राप्त करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये लेमिनेरिया शैवाल से हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होगी। तो देखिए कुछ जो है कुछ समुद्री खरपतवार खाने से कौन सा रोग की होने की संभावना नहीं होगी, कौन सा जो रोग है इनमें से नहीं हो सकता है। तो देखिए बेरी बेरी, रतौंधी, स्कर्वी हो सकता है, गलकंड या घोंघा इसका उत्तर हो जाएगा। तो कुछ समुद्री खरपतवार खाने से कौन सी रोग की होने की संभावना नहीं होगी, तो गलकंड या घींगा रंग होने की संभावना नहीं होगी। बाकी बेरी बेरी हो सकता है, रतौंधी और स्कर्विक हो सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हमने अभी बताया कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल के कारण होता है, ठीक है। और लाल शैवाल को क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है लाल शैवाल है, ठीक है। या देवी दी अगला नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। तो लाल शैवाल इनमें से कौन सा है, तो देखिए पोरफायरा हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया, जेलिडियम हो गया, ये सभी जो है लाल शैवाल है। नेक्स्ट हमारा है कि कृत्रिम वृद्धि माध्यम यानी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में कम आने वाले अगर किससे प्राप्त होते हैं। तो अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है, अगर अगर जो है क्या है किससे प्राप्त होता है। तो कृत्रिम वृद्धि माध्यम यानी आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम बनाने में काम आने वाले अगर अगर जो है किससे प्राप्त होता है, तो याद रखना है कि शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि एगार एगार यानी अगर अगर भी लिखा जाता है, एगार एगार भी लिखा जाता है, याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है किससे प्राप्त होता है एगार एगार, तो ये लाल शैवाल से प्राप्त होता है एगार एगार, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट है कि एक कोशिकीय सवाल निम्न में से कौन सा है। इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय सवाल है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय सवाल है। तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय सवाल है, ठीक है। तो एक कोशिकीय सवाल इनमें से कौन सा है, तो क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय सवाल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है। तो देखिए शैवाल में जो संचित भोजन होता है वो शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है। तो देखिए शैवाल में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 61 नंबर के निम्नलिखित में से कौन जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। बताना है कि जैव उर्वरक के रूप में इनमें से कौन जो है किसका प्रयोग होता है जैव उर्वरक के रूप में। राइबोजियम, नीलहरित शैवाल, एजोला, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, राइबोजियम भी, नीलहरित शैवाल भी और एजोला भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है। इनमें से बताना है कि कौन सा पौधा जो है थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है। तो कारा भी थैलोफाइटा समूह में आता है, ठीक है, अल्वा भी आता है और स्पाइरोगैरा भी आता है। इनमें से इसका जो उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, रिक्सिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। आपको विकल्प पता करना है कि इनमें से कौन सा जो है विकल्प सही सुमेलित है, ठीक है। तो चार में से जो है एक सही होगा और बाकी तीन क्या हो जाएगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला ही है क्या हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रोडोफाइसी डिक्टियोटा है, क्लोरोफाइसी, पहला क्या था हम देखते हैं। पहला जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित। तो देखो फियोफाइसी जो है मेनिटोल कहा जाता है, बिल्कुल हमारा सही है, ठीक है। इग्नोर करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा पहला ही क्या है सही। फियोफाइसी जो क्या है, फियोफाइसी को मेनिटोल कहा जाता है, बिल्कुल हमारा क्या है राइट है। रोडोफाइसी के डिक्टियोटा कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारा गलत है। क्लोरोफाइसी को अगतिशील युग्मक, रोडोफाइसी को फाइकोइरिथीन कहा जाता है, ये हमारा सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ए और सी। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न जीवों पर विचार करना है, ठीक है। कुछ जीव दिए हैं, उन जीवों पर क्या करना है विचार करना है। तो ठीक है, जो सबसे पहले जीव क्या है हमारा एगेरिकस है, ठीक है, और एस्परजिलस है, यूलेथ्रिक्स है और अल्वा है। तो सबसे पहले हमने बता रखा है यूलेथ्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या करें कि उपरोक्त में कौन सा एक सवाल है, इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है एक सवाल है। तो देखिए हमने बताया था एक सवाल यूलेथ्रिक्स के बारे में, अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग करते हैं और अल्वा भी क्या है एक सवाल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होता है। इनमें से बताना है कि कौन सा शैवाल जो है पदार्थ से प्राप्त होता है। तो एल्जिन, इफिड्रीन, केराजिनिन या टेनिन। तो देखिए
कौन सा पदार्थ जो है शैवाल से प्राप्त होता है? तो इनमें से एल्जिन जो है और टेनिन जो है दोनों जो है शैवाल से प्राप्त होते हैं, यानी 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने से सक्षम है, प्रारंभ करने में सक्षम है, तो वास्तव में किसके सहजीवी सहचर होते हैं? तो लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग करने में सक्षम होते हैं, तो वास्तव में किसके सहजीवी जो है सहचर होते हैं? शैवाल और जीवाणु के, शैवाल और कवक के। तो देखिए ये जो है शैवाल और कवक के होते हैं सहचर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो सहजीवी संबंध है वो हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो प्रदूषण संकेतक पौधा इनमें से कौन है? ब्रायोफाइटा है, मॉस है, शैवाल है, लाइकेन है। तो इनमें से हो जाएगा लाइकेन, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक इनमें से कौन सा है? तो लाइकेन जो है SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो देखिए पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन के पौधों को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोलस कहते हैं, कार्टिकोलस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि चट्टानी स्तर पर जो है लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को हम क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को हम सेक्सिकोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि लिटमस जो है निकाला जाता है लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? इन सभी के बारे में हमने जो है थ्योरी सेक्शन में आपको बता रखा है। तो जापान के लोग जो है वो इंडोकार्पन जो है सब्जी के रूप में खाते हैं। तो किस लाइकेन को, यानी इंडोकार्पन लाइकेन को जो है सब्जी के रूप में जापान के लोग खाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? जो मिर्गी की औषधि होता है वो किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि पार्मेलिया से जो है मिर्गी की औषधि जो है प्राप्त होता है पार्मेलिया से। नेक्स्ट हमारा कि पादप जगत में मुक्तः कौन एक जो है जलीय जीव है? पादप जगत में जो है मुक्तः कौन सा जो है जलीय जीव है? ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी। तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा शैवाल, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेजित जो है कार्य नहीं होते हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे के किस हिस्से में जो है विभेजित काय नहीं होते, विभेदित काय नहीं होते हैं? तो थैलोफाइटा में विभेदित काय नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्यूकोजोन्थिन किस सवाल में पाया जाता है? तो याद रखना है कि फ्यूकोजोन्थिन जो है किस सवाल में पाया जाता है? तो फ्यूकोजोन्थिन जो है वो पाए जाते हैं हरा सवाल में फ्यूकोजोन्थिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? तो ब्रायोफाइटा में जो है कौन सी विशेषता जो है पाई जाती है ब्रायोफाइटा में? तो याद रखें इनमें से सभी, यानी उनमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जड़ नहीं पाए जाते हैं और बीज भी नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा है कि ब्रायोफाइटा में जो है सम्मिलित होते हैं। तो ब्रायोफाइटा में क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो ब्रायोफाइटा में जो सम्मिलित होते हैं वो लिवरवट और मॉस होते हैं ब्रायोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ब्रायोफाइटा नहीं है? तो देखिए मार्सेलिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और मार्केंसिया ये सभी जो है ब्रायोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का जो उभयचर कहते हैं? तो बताना है कि पादप वर्ग का उभयचर जो है ब्रायोफाइटा को हम कहते हैं पादप वर्ग का उभयचर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो जड़ के स्थान पर जो मूलाभास पाया जाता है वो ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को क्या कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा के निचली बाहरी त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को हम क्या कहते हैं? तो उभार को हम कहते हैं राइजोइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइजोइड के बारे में सही नहीं है? बताना है कि राइजोइड के बारे में से कौन सा सही नहीं है। तो इनकी संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रूप के समान होता है, बिल्कुल सही है हमारा ये पहला। नेक्स्ट है क्या है कि ये विभिन्न ऊतकों से बनी कोशिकाएं संरचना होती है, ये भी हमारा सही है, पहला भी सही है, सेकंड भी हमारा सही है। फिर क्या है एब्रायोफाइटा की निचली बाहरी त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही है हमारा। हमने जो है राइजोइड के बारे में हमने जो है बता रखा है, ठीक है, थ्योरी सेक्शन में, तो आपको पता होना चाहिए। राइजोइड के बारे में सही इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये जो होता है पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्ती होते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा
गलत इसका उत्तर है, यानी इसका हो जाएगा डी हमारा उत्तर। एटी 85 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित में हिपैटिक कोप्सिडा जो है लिवरवर्ट्स होता है, बिल्कुल सही हमारा है। एंथोसिरोपीडी जो है हॉर्नवर्ट होता है, और ब्रायोप्सिडा जो है वो मॉस होता है। ये तो हमारा इसका एक और दो तीन तीनों सही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स किसे कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइटा को हम वैक्सिलर क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। तो विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा इनमें से कौन है, तो वो है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है टेरिडोफाइटा में सम्मिलित नहीं है। तो बताना है कि टेरिडोफाइटा में जो है सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन है, क्लब मॉस, हॉर्सटेल, फर्न। तो ये मॉस जो है टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं होता, बाकी क्लब मॉस, हॉर्सटेल और फर्न ये सभी जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है 89 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाया जाता है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक जीव जिसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, तो है मर्सिलिया। मर्सिलिया में जो है संवहन उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 90 नंबर प्रश्न है। 90 नंबर कह रहा है कि मर्सेलिया जो है फर्न अतः अश्वपुच्छीय यानी हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। यानी मर्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय यानी हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है। तो मर्सिलिया जो होता है टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइटा का उदाहरण है मर्सिलिया। नेक्स्ट हमारा कि बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है। बीजों की प्रकृति जो है किसमें उत्पन्न होती है। तो देखिए बीजों की प्रकृति जो है शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, तो टेरिडोफाइटा में जो बीजों की प्रकृति उत्पन्न होती है टेरिडोफाइटा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जलीय फर्न जिससे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है। तो देखिए जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है, तो वह है एजोला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में जो है किसे प्रयोग किया जाता है, तो एजोला को जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण इनमें से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं। तो देखिए पूर्ण जीवन के गुण होने के कारण जो है इसे मेजों पर सजावट के रूप में हम रखते हैं, जिसे कहा जाता है सिलेजिनेला। ठीक है, सिलेजिनेला को जो है सजावटी के लिए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें गुण पाया जाता है, पूर्ण जीवन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो है बीजाणु दवा के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसका, तो लाइकोपोडियम को जो है बीजाणु दवा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो क्रोमोसोम है वो टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है 97 नंबर कि बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गेसीफाइटा तथा स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिसकी संवहनी पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा, आवृतबीजी, जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइटा। तो हम सभी जानते हैं कि टेरिडोफाइटा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पौधे के वर्गीकरण के अगर बारे में अगर हम बात करें तो देखिए थैलोफाइटा में सुभेदित शरीर अभिकल्प होता है। फ्यूनेरिया एक कवक नहीं है, फ्यूनेरिया एक कवक है। ठीक है, सभी टेरिडोफाइटा पुष्पभेदित होते हैं। ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, ये हमारा क्या है, सही है। पौधे के वर्गीकरण के अगर बारे में बात करें तो ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है हमारे। नाइन्टी 99 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिलेजिनेला जो है होता है, तो सिलेनिजिलेला क्या है, सिलेजिनेला। ठीक है, तो सिलेजिनेला जो होता है वो टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे होते हैं। तो किस वर्ग के पौधे में जो है बीज बनते हैं परंतु बीज जो है नग्न रूप से पौधे पर लगते हैं, तो है जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 101 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो कथन क्या कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण जो है नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहरी फल का उस पे जो कोई आवरण नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही हमारा है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है, ये भी हमारा सही है। तो इसमें जो है दोनों उत्तर इसका हो जाएगा, दोनों कथन सही है। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? तो देखिए, संसार का सबसे लंबा पौधा जो है वो जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड सिकोया किस वर्ग के पौधे हैं? तो देखिए, सबसे ऊंचा वृक्ष ज्वाइंट रेडवुड जो है सिकोया, वो किस वर्ग के पौधे हैं? तो जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागकण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? तो देखिए, जिम्नोस्पर्म के पौधे में जो परागकण होता है वो वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि फाइलम जो है ट्राइकोफाइटा में कौन सा शामिल नहीं है? तो फाइलम ट्राइकोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या थाइलोफाइटा? तो याद रखना है कि थाइलोफाइटा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाइनस जो है, पाइनस के पौधे में कोरोलाइड जड़ पाया जाता है। पाइनस के पौधों में कोरोलाइड जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाया जाता है। तो देखिए, पाइनस के पौधे में क्लोराइड जड़ पाया जाता है, ये भी हमारा बिल्कुल जो है कथन जो है क्या स्टेटमेंट गलत है। और साइकस के पौधे में माइकोराइजल जड़ पाई जाती है, ये भी हमारा क्या है गलत है। यानी इसका जो उत्तर होगा ना तो एक होगा ना ही दो होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है हम चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। नेक्स्ट है कि चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि चिलगोजा जो है पाइनस से प्राप्त होता है। चिलगोजा 109 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है, आपने देखा होगा साबूदाना को बनाते हुए, तो साबूदाना जो जिसे सागो भी कहा जाता है, तो साइकस से बनाया जाता है साबूदाना, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिम्नोस्पर्म पौधा, इनमें से कौन सा जो है जिम्नोस्पर्म है? तो चीड़ का जो पेड़ होता है वो जिम्नोस्पर्म पौधा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? इनमें से बताना है आपको कि जीवित जीवाश्म इनमें से कौन सा है? तो साइकस जो होता है वो जीवित जीवाश्म होता है। सबसे बड़ा बीजांड कौन सा है? सबसे बड़ा बीजांड यानी ओवैल्यू जो होता है वो क्या कहलाता है? तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है वो साइकस ही होता है, और ये सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म भी है। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म को समानतः जो है किसके बीजधारी, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स, बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीज का विकास जो है किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में जो है नहीं होता है, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होता है। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म को समानतः नग्न बीजधारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नग्न बीजधारी कहा जाता है, वास्तविक लक्षण वाला नहीं, नग्न बीजधारी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाले औषधि इफेड्रिन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? तो देखिए, दमा में, खांसी के रोगों में जो है काम आने वाला जो दवा है, औषधि है इफेड्रिन। ठीक है, इफेड्रिन जो होता है वो किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? इफेड्रिन, तो याद रखना है कि इफेड्रा से। नेक्स्ट है कि जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से अनुपस्थित क्या होता है? तो देखिए, जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी भी कहा जाता है क्योंकि ये जो होता है इसमें जो है बीज चोल जो होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि साइकस के कोरेलाइड जड़ में पाया जाता है। तो देखिए, साइकस के जो कोरेलाइड जड़ है उसमें एनाबीना तथा नॉन स्टॉक जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो देखिए, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां जो है पाई जाती हैं? तो है सिलेजिनेला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो देखिए, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है एंजियोस्पर्म है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कर रहा है, जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीज के बाहर जो है फल का कोई भी आवरण जो है नहीं होता है।
बिल्कुल सही है। फिर सेकंड क्या है कि एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं, ये भी हमारा सही थी। इसका उत्तर हो जाएगा एक और सी दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? तो ये जो होता है वो एंजियोस्पर्म के पौधे से प्राप्त होता है। किससे? एंजियोस्पर्म पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का जो है सीरा विन्यास पाया जाता है? तो देखिए एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में किस प्रकार का जो है सीरा विन्यास जो है प्राप्त होता है? तो याद रखना है कि ये जो है समानांतर सिरा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है द्विबीजपत्री पौधे का जो है एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ का एक गुण नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न पौधों पर विचार करना, इनमें से जो है पौधे पर विचार करना है, केला, धनिया, नारियल। ठीक है, तो इनमें से जो है एक, एक या दो, दो या तीन और एक या दो, तीन, इनमें से कौन उत्तर होगा आप बताइए। तो देखिए केला जो हो गया, धनिया जो हो गया, नारियल जो हो गया, इनमें से कौन कौन सा जो है पौधा एक बीजपत्री पौधा है? तो देखिए इनमें से तीनों जो है एक बीजपत्री पौधा है, केला भी, धनिया भी और नारियल भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है एक जो है चार में से एक जो है डिफरेंट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो बांस इनमें से क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, बाकी लीची, आम, बरगद जो है एक समान आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इनमें से जो है सही सुमेलित यानी रॉन्ग को चुनना है आपको कि इनमें से कौन सा जो है गलत है। तो उसके सामने जो है वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है। तो देखिए आम का वैज्ञानिक नाम मेंजीफेरा इंडिका होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रेटिकम एस्टिवम होता है, चाय का वैज्ञानिक नाम जो है थिया साइनोसिस होता है, लेकिन मूंगफली का वैज्ञानिक नाम जो है यहाँ क्या है? रॉन्ग दिया हुआ है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम या वनस्पति के नाम क्या है? तो देखिए बरगद का वैज्ञानिक नाम या वनस्पतिक नाम जो होता है वो फाइकस बेंगालेसिस होता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या करना है? इनमें से सही सुमेलित को, जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए जियोमेज मक्का, ये बिल्कुल सही हमारा है। जियोमेज मक्का का वैज्ञानिक नाम जियामेज है। ठीक है, और ईजा स्टाविया धान का वैज्ञानिक नाम, ये भी हमारा सही है। ज्वार का वैज्ञानिक नाम यही हमारा क्या है? गलत है। और बाकी जो है गेहूं का ट्रेटिकम एस्टिवम जो है बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा कि ज्वार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, क्योंकि हमने थ्योरी सेक्शन में बता रखा है। नेक्स्ट हमारा है कि कपास के पौधे का वंशीय नाम यानी जेनरिक नाम क्या होता है? तो कपास के पौधे का वंशीय नाम जो होता है वो क्या होता है? तो गैसीपियम होता है। तो कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या होता है? गैसीपियम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो देखिए सूर्यमुखी का वनस्पतिक नाम जो होता है वह हेलियंथस एम्यूज होता है। हेलियंथस एम्यूज होता है सूर्यमुखी का वनस्पति नाम होता है। नेक्स्ट है कि बैगन का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो देखिए बैगन का वनस्पतिक नाम सोलेनम मेलांजेना जो होता है बैगन का वनस्पति नाम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनाज वाले पौधे जो है किस कुल से संबंधित होते हैं? जो अनाज वाले पौधे हैं वो किस कुल से संबंधित होते हैं? तो याद रखना है कि ग्रेमनी कुल से संबंधित होते हैं। दलहन वाले फसलें किस कुल से संबंधित होते हैं? तो जो दलहन वाले फसलें होती हैं वो जो है किस कुल से संबंधित होते हैं? तो लेग्यूमिनोसी कुल से जो है दलहन वाले फसलें जो है संबंधित होती हैं। नेक्स्ट है कि तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित होते हैं? तो देखिए तेल बीज वाले जो फसलें होती हैं वो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होते हैं। सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है? तो देखिए सबसे बड़ा कुल जो होता है वो कंपोजिट जो होता है, कंपोजिटी जो होता है वो सबसे बड़ा कुल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सेलिनेसी कुल का नहीं है? तो देखिए सेलिनेसी कुल का इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए बेलोडोना सेलिनेसी कुल का नहीं है, बाकी आलू, कपास, बैगन ये सभी जो है सेलिनेसी कुल का है। कपास जो होता है किस कुल से संबंधित है? तो देखिए कपास जो होता है वो किस कुल से संबंधित होता है? तो रेनिकुलेसी कुल का संबंधित है कपास। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि कपास के रेशे जो होते हैं तने के निकाले गए तंतु होते हैं, ये बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। तो ये कपास के रेशे जो होते हैं वो बीज के अधिचर्मी रोम होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पादक नहीं होते हैं? यानी रेशा दिया हुआ है जिनमें से पौधे के तने के उत्पादक इनमें से कौन नहीं होता है? तो देखिए कपास बीज के अधिचर्म रोम होता है, बाकी सन, पटसम, ये जूट, ये सभी जो है तने से उत्पन्न होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि एट्रोपा जो है बेलोडोना किस भाग से बेलोडोना औषधि प्राप्त की जाती है। तो जो एलोट्रोपा बेलोडोना है वो किस भाग से बेलोडोना औषधि जो है प्राप्त की जाती है, तो पत्ती से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है। तो देखिए एफेड्रा पौधा का कौन सा भाग जो है एफेड्रिन जो है औषधि उत्पन्न करता है, तो याद रखना है कि तना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो फूलों की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए तारपीन का तो जो तेल प्राप्त किया जाता है तो वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। नेक्स्ट है कि उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेस्प्रीन औषधि प्राप्त होता है। तो रेसिप्रीन जो औषधि होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो राउफुल्फिया जाति से प्राप्त होता है, राउल्फिया जाति से। नेक्स्ट हमारा कि मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिलिकोना पादप की किस भाग से प्राप्त की होती है। तो देखिए मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिलिकोना जो है पादप वो किस भाग से प्राप्त की होती है, तो ये जो प्राप्त होती है छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा है फूलगोभी के पौधे की कौन सा भाग खाया जाता है। तो देखिए फूलगोभी के पौधे की कौन सा भाग जो है खाया जाता है, तो है पुष्पकर्म जो है भाग खाया जाता है। पौधे की किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है। तो देखिए पौधे की किस भाग से कॉफी प्राप्त की जाती है, तो बीज से जो है कॉफी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि कॉफी पाउडर के कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो है चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है, चिकोरी चूर्ण। तो याद रखना है कि जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि भोजपत्र जो है उत्पन्न होता है। तो भोजपत्र जो उत्पन्न होता है वो सिलिकोना की छाल से, पाइपर की छाल से, डालबर्जिया की छाल से या बेडूला की छाल से। तो भोजपत्र जो होता है वो बेडूला की छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केसर जो मसाला है वो प्राप्त किया जाता है। तो केसर मसाला जो है किससे प्राप्त किया जाता है, तो क्रोकोकस के वर्तिका एवं वर्तिकार्क से जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है। तो देखिए जैव ईंधन जो है वो जेटोरफा से प्राप्त होता है, जैव ईंधन। नेक्स्ट हमारा है कि हींग जो प्राप्त की जाती है। तो हींग जो है किससे प्राप्त की जाती है, हींग तो याद रखना बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तने के स्राव से हींग प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, यानी पौधे से प्राप्त किया जाता है, इनमें से कौन सा जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना है कि पौधे से प्राप्त किया जाता है हींग। नेक्स्ट प्राप्त क्वेश्चन है कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है लाल दिखाई पड़ता है। तो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि पपीते के पीले रंग का क्या कारण है। तो देखिए पपीता का जो पीला रंग होता है वो कैरिकोजेंथिन के कारण होता है, कैरिकाजेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है कि मिर्च का जो तीक्ष्णता यानी तीखापन जो है किसके कारण होता है, मिर्च के जो है तीक्ष्णता तो कैप्सिसाइनिन के कारण जो है उपस्थिति के कारण होता है तीखा। अफीम जो है प्राप्त किया जाता है। तो अफीम सूखी पत्ती से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए अफीम जो है बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम बिना पके फल के जो अ, फल पका नहीं होता है तो उसी के लैटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। नेक्स्ट है असीस पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है, असीस नहीं है, ठीक है, हसीस जो है पौधे की किस जो है भाग से प्राप्त होता है, हसीस। तो हसीस जो है तने तथा नर पुष्पक्रम के निश्वास से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कि मैफ्रिन निकाला जाता है। तो देखिए मैफ्रिन जो निकाला जाता है वो पेपर सिम्निफेरम से निकाला जाता है, पेपेवर सिनिफेरम से जो है मोर्फिन निकाला जाता है। तंबाकू की पत्तियों में तंबाकू की पत्तियों में जो है वो होता है। तो देखिए तंबाकू के पत्ते में हम सभी जानते हैं कि निकोटीन होता है। मटर पौधा जो होता है वो शाख होता है, झाड़ी होता है, वृक्ष होता है। तो देखिए मटर का पौधा जो होता है वो शाख होता है, मटर का पौधा क्या होता है, शाख होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, तो देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो होता है सिकुआ होता है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष। नेक्स्ट हमारा कि सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है, इनमें से बताना है कि सबसे छोटा जो है पुष्पी पादप इनमें से कौन सा है, तो बुल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्पी पादप है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है,
तो है ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है मानव निर्मित धन है। नेक्स्ट हमारा है कि किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तो देखिए किस पादप को शाकीय जो है भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो है तुलसी को कहा जाता है। बहुत ही जो है औषधि, बहुत ही अच्छा औषधि है। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट में जैसे एक ऑलराउंडर होता है, उसी प्रकार बीमारियों का ये ऑलराउंडर है तुलसी। नेक्स्ट है कि बांस में किस में वर्गीकृत किया जाता है। बांस में जो है किस, बांस क्या है, वृक्ष है, झाड़ी है, तो हम सभी जानते हैं कि बांस जो होता है वो झाड़ी के अंतर्गत रखा गया है बांस को। बांस जो होता है बांस, बॉस नहीं बांस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है धनिया में उपयोगी अंश होता है। तो धनिया में जो उपयोगी अंश होता है वो क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे जो फल होते हैं उसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। तो किसकी जो है पेड़ की छाल जो है मसाले के रूप में हम प्रयोग करते हैं, तो दालचीनी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है और लौंग क्या होता है, फूल होता है। नेक्स्ट हमारा है कि फूल के पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग, ठीक है। दालचीनी जो होता है ना पेड़ की छाल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग की अगर हम बात करें तो किसके कारण होता है, तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है, किससे संबंधित है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा जो है वो किससे संबंधित है, तो तीन पादप परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्रिकेट के बल्ले के जो है बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो सैलिक्स परप्यूरिया के कारण जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। 170 प्रश्न थे, तो हमारा जो है 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। थ्योरी के साथ साथ हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिया। प्रीवियस ईयर नहीं, इंपॉर्टेंट जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है। अब जो हम आगे करेंगे वो हम लोग करेंगे 5 नंबर चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। हमने एनिमल प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ लिया और हम लोग जो एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते